तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स को जिन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है वो हैं वेज़ोडाइलेटर्स, कार्डियक डिप्रेसेंट्स एंड अदर मिसलिनियस ड्रग्स। तो वेज़ोडाइलेटर्स को पहले देखते हैं। वेज़ोडाइलेटर को पहले नाइट्रेट्स में एक कैटेगरी है, दूसरी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। नाइट्रेट्स में फिर हमने 4 कैटेगरीज़ की हैं। इनमें फर्स्ट है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, दैन शॉर्ट एक्टिंग दैन इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इनका पहले हम सारों का इन सब का रूट देख लेते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इनका। तो जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है ये हम इनहेलेशनल देते हैं। उसके बाद जो शॉर्ट एक्टिंग है वो हम इसको देते हैं सबलिंगुअल, और जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है वो हम देते हैं ओरली, और जो लॉन्गर एक्टिंग है वो हम देते हैं ट्रांसडर्मल पाथवे के ज़रिए। ट्रांसडर्मल, ये आपने याद रखना है कि जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है इनहेलेशनल, सबलिंगुअल, ओरल एंड ट्रांसडर्मल। उसके बाद इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं कि इनमें कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में है अमाइल नाइट्राइट। उसके बाद जो सबलिंगुअली हम देते हैं शॉर्ट एक्टिंग में वो है सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसरीन, और जो ओरली देते हैं वो इंटरमीडिएट एक्ट करती है, और जो ट्रांसडर्मल देते हैं वो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग में आती है। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट इंटरमीडिएट एक्टिंग वाला है। मतलब नाइट्रोग्लाइसरीन अगर हमने सबलिंगुअली दिया है तो वो शॉर्टली एक्ट करेगी, अगर हमने ओरली दिया है तो वो इंटरमीडिएट, और अगर लॉन्ग एक्टिंग के लिए हमने देनी है तो ट्रांसडर्मल देंगे। ये इनकी क्लासिफिकेशन आ गई। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में भी हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूट हमने इन्हें ओरल एंड पारेंटल ग्रुप में डिवाइड किया है। जो हम ड्रग्स ओरली देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, उनमें आ जाती हैं डिपाइंस में ये जो ग्रुप है इसमें जो एग्जांपल्स आती हैं हमारे यहाँ वो हैं नेफीडिपाइन एंड फेलोडिपाइन। ये ड्रग्स आ जाती हैं डिपाइंस में, और जो ओरल एंड पारेंटरली दी जाती हैं, मतलब दोनों रूट से दी जाती हैं, वो आ जाती हैं वेरापामिल एंड डिल्टियाज़म। ये 2 ड्रग्स आ जाती हैं। तो अब हम देखेंगे इनके इफ़ेक्ट क्या हैं। कि जो डिपाइंस हैं ये कार्डियक डिप्रेसेंट इफेक्ट इनके बहुत कम हैं। ये वेज़ोडाइलेटर्स हैं, ब्लड वेसल्स पर रिएक्ट करती हैं। जो वेरापामिल है वो बहुत ही कार्डियक डिप्रेसेंट है, और जो डिल्टियाज़म है वो दोनों इफेक्ट शो कराती है, ब्लड वेसल पर वेज़ोडाइलेटर इफेक्ट भी कराती है और कार्डियक डिप्रेसेंट भी है। अब अगर हमारी बॉडी में इनकी एक्सेसिवनेस हो जाए, मतलब टॉक्सिसिटी हो जाए, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से क्या होगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की वजह से कॉन्स्टिपेशन होगी, फ्लशिंग होगी, डिजीनेस होगी, कार्डियक डिप्रेशन भी हो सकती है क्योंकि ये कार्डियक डिप्रेसर हैं, और हाइपोटेंशन भी हो सकती है क्योंकि ये वेज़ोडाइलेटर्स हैं। अब आ जाते हैं जो दूसरा ग्रुप है वो है बीटा ब्लॉकर्स। अच्छा, कार्डियक डिप्रेसेंट में जो बीटा ब्लॉकर्स में एक तो नॉन सिलेक्टिव आ जाते हैं, दूसरे सिलेक्टिव आ जाते हैं। नॉन सिलेक्टिव में हमारे यहाँ एक ही बहुत मशहूर ड्रग है प्रोप्रेनोलोल, और जो सिलेक्टिव बीटा 1 सिलेक्टिव है उसमें हमारे यहाँ आ जाती हैं एटेनिलोल, एस्मोलोल। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये ड्रग्स आ जाती हैं एटेनिलोल एंड एस्मोलोल। तो जो प्रोप्रेनोलोल है वो सिंपथेटिक आउटफ्लो को कम कर देगी, जो सिंपथेटिक आउटफ्लो है उसे ये कम कर देगी, और दूसरा ये क्या चीज़ कराएगी, जो रेनिन की सिक्रीशन है उसे भी कम कराएगी। तो ये क्या होगा, सिंपथेटिक आउटफ्लो से हार्ट रेट कम होगा, और जो रेनिन की सिक्रीशन है उससे मतलब ये होगा कि साल्ट एंड वाटर रिटेंशन कम होगी। ठीक है, तो ये एंटी एंजाइनल ड्रग्स में ये आ गया। उसके बाद हमारे यहाँ आ जाती हैं मिसलिनियस ड्रग का ग्रुप आ जाता है। एक हैं पीफॉक्स इनहिबिटर्स, दूसरे हैं सिलेक्टिव हार्ट रेट डिक्रीजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इनमें पीफॉक्स इनहिबिटर्स में हमारे यहाँ जो एग्जांपल है वो है रेनोलाजीन। तो ये क्या करती हैं, ये फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करा देती हैं इन दी इस्कीमिक मायोसाइट्स। और जो सिलेक्टिव हार्ट रेट डिप्रेसेंट हैं वो है आइवाब्रेडन। ये ड्रग आ गई। तो ये थी इनकी जनरल क्लासिफिकेशन के एंटी एंजाइनल ड्रग्स को किन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो आगे हम नाइट्रेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी टॉक्सिसिटीज़ और साइड इफ़ेक्ट्स को। अब हम देख लेते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स कैसे एक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक नॉर्मल मैकेनिज़्म देखते हैं कि कैसे हमारे जो हैं वास्कुलर स्मूथ मसल सेल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स हैं वहाँ पर पड़ा होता है आर्जिनिन। ये आर्जिनिन क्या करेगा,
इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक एंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड में। एंजाइम का नाम है एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। इस एंजाइम की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड में। अब नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ से होता हुआ इंटरस्टिशियम से होता हुआ सेल के अंदर आ जाएगा, वास्कुलर स्मूथ मसल सेल के अंदर आ जाएगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड अब अंदर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमारे पास कैल्शियम पड़ा है इंटरस्टिशियम में, वो कैल्शियम चैनल के थ्रू इनसाइड द सेल आएगा। तो ये कैल्शियम जाकर क्या करेगा, कैल्शियम जाकर एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम है मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम। मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम को ये कैल्शियम जो इंट्रासेलुलर आ गया है ये इसे एक्टिवेट कर देगा। ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो मायोसिन लाइट चेन्स हैं उनको कन्वर्ट कर देगा मायोसिन लाइट चेन्स फास्फोराइलेटेड फॉर्म में। ये डीफास्फोराइलेटेड हैं, ये फास्फोराइलेटेड है, तो इन्हें फास्फोराइलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कैल्शियम आया, कैल्शियम ने मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम को एक्टिव किया, इसने मायोसिन लाइट चेन काइनेज की फास्फोराइलेशन करा दी। जब इसकी फास्फोराइलेशन होगी तो ये जो एक्टिन पड़ा हुआ था ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करके कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, अब कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मली हो गई, अब रिलैक्सेशन कैसे होगी। रिलैक्सेशन के लिए जो हमारे यहाँ एंडोजीनियस नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था वो सेल में आ गया। अब सेल में जब नाइट्रिक ऑक्साइड आया तो उसने एक स्पेसिफिक एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया जिसका नाम है ग्वेनिलाइल साइक्लेज। ग्वेनिलाइल साइक्लेज एक्ट करेगी जीटीपी पर, जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट कर देगी। जब ये सीजीएमपी में कन्वर्ट होगा, इसका लेवल सीजीएमपी का जब इंक्रीज़ होगा तो ये क्या करेगा, ये सीजीएमपी जाके ये जो फास्फोराइलेटेड फॉर्म है मायोसिन लाइट चेन्स की उसको कन्वर्ट कर देगा डी फास्फोराइलेटेड फॉर्म में। तो मायोसिन लाइट चेन्स आ जाएगी और फास्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव करा देगा, ठीक है। तो इसका इफेक्ट ये हो जाएगा। और एक और नॉर्मल फिनोमिना है कि इससे मतलब कॉन्ट्रैक्शन भी हो गई और यहाँ पर रिलैक्सेशन भी हो गई, लेकिन हमने इसे बैलेंस कैसे रखना है, मतलब ज़्यादा रिलैक्सेशन भी ना हो, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन भी ना हो। तो इसके लिए हमारे यहाँ एक और एंजाइम होती है जिसे हम फास्फोडाइएस्ट्रेज कहते हैं। फास्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम क्या करती है, इस सीजीएमपी पर एक्ट करती है और इसे कन्वर्ट कर देती है जीएमपी में, ग्वानोसिन मोनोफास्फेट में। ये साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफास्फेट था, इसे ग्वानोसिन मोनोफास्फेट में कन्वर्ट करेगी। तो ये इसकी डी फास्फोराइलेशन नहीं करा सकेगा, तो एक्सेसिव रिलैक्सेशन नहीं होगी। ये है एक नॉर्मल फिनोमिना कि नॉर्मली ये कैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब हम देखेंगे कि नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स जो हमने दिए हैं यहाँ पर पड़े हैं ब्लड वेसल्स में, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स ये ब्लड वेसल्स में पड़े हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जब सेल्स में जाएंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक एंजाइम ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स हमने दिए तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। तो एंजाइम कौन सा है, वो है एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज 2 एंजाइम, एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज 2 एंजाइम, ठीक है। इस एंजाइम की मौजूदगी में नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इन द वास्कुलर स्मूथ मसल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर आगे वही फंक्शन परफॉर्म करेगा कि सीजीएमपी को इंक्रीज़ कर देगा। जब ये इंक्रीज़ हो जाएगा तो मायोसिन लाइट चेन की जो है डीफास्फोराइलेशन होगी, इसकी डीफास्फोराइलेशन होगी तो रिलैक्सेशन वाली स्टेट डोमिनेंट हो जाएगी। तो रिलैक्सेशन वाली स्टेट जब डोमिनेंट होगी तो वास्कुलर स्मूथ मसल सेल रिलैक्स होंगे तो वेजो डायलेशन हो जाएगी, जो कि हमें रिक्वायर है फॉर एंटी एंजाइनल ट्रीटमेंट। उसके बाद